अगर आपको इस बार 80 प्लस एमसीक्यूज़ का टारगेट कवर करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। सो जल्दी से ज्वाइन करिए। इतिहास के स्रोत के बारे में देखिए, पहले हमने पढ़ा था। देखिए, पहले हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था ना, यहाँ पे नंद वंश के बारे में। अब देखिए, मौर्य वंश की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, मौर्य वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। देखिए, सबको ये पता है कि मौर्य वंश की जो शुरुआत थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो उनके जो आगे जो उनका जो बेटा था बिंबिसार था, फिर राजा अशोक थे, तो ऐसे करके मौर्य वंश के जो ये राजा थे। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, ये हम आप इसमें पढ़ेंगे। इनके कुछ महान राजाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है कि जैसे देखिए, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, ठीक है, मुद्रा राक्षस वगैरह जो काफ़ी विशाखादत्त द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी ऐसी बुक्स आई थी तो जिसके द्वारा हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, मौर्य इतिहास के स्रोत यानी कि मौर्य इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। देखिए, मौर्य इतिहास के स्रोत, मौर्य इतिहास के बारे में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। एक है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। अब देखिए, दो तरह से पता चलता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण है। यानी कि देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है, उसमें शासन व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये आज का अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमी बेस्ड नहीं है। ये उस समय का अर्थशास्त्र है जिसमें पूरी राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। विशाखादत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो वो जब दरबार में आया था उसने इंडिका बुक के बारे में लिखा था। इंडिका में बताया गया है कि मौर्य प्रशासन कैसा था, वैशाली जो उनकी राजधानी थी वो कैसी थी, ऐसे करके। ठीक है, और बहुत साहित्य और पुराण है इसके बारे में भी, इसमें भी हमें मौर्य इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे कि चांदी और तांबे के छेद किए सिक्के शामिल हैं। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत तो हमने पढ़ लिए जो कि किताबें हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है कि जैसे अशोक है, इसके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, तो इन वस्तुओं से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत कौटिल्य अर्थशास्त्र, यह पुस्तक कौटिल्य, चाणक्य का दूसरा नाम, के द्वारा राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में लिखी गई थी। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था। अब देखिए, कौटिल्य ने ये बुक लिखी। सबसे पहले कौटिल्य थे कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। अब देखिए, ये पुस्तक, ठीक है, ये चाणक्य भी कई बार आ जाता है। चाणक्य क्या है, चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम है। इस पुस्तक में देखिए, आपकी मौर्य काल के जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। देखिए, यह पुस्तक गुप्त काल यानी कि गुप्ता काल में विशाखादत्त द्वारा लिखी गई। यानी कि जो मुद्रा राक्षस किताब थी, ये गुप्ता जो पीरियड यानी कि जो गुप्त वंश, जो गुप्त काल था, उसमें लिखी गई थी विशाखादत्त के द्वारा। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया। यानी कि मुद्रा राक्षस की बुक में ये बताया गया है कि कैसे नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। इंडिका पुस्तक देखिए, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रची गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, 7 जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का ना होना दर्शाती है। यद्यपि इसकी मूल प्रतीक हो चुके हैं, यह पारंपरिक यूनानी लेखों और प्लूटॉर्च, स्ट्रैबो और अरियन के लेखों के उदाहरण के रूप में सहेजे हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो इंडिका बुक है ये मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर कौन थे, ये थे जो देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था, तो उसका उत्तराधिकारी था आगे जाके सेल्यूकस निकेटर, तो जिसने भारत पर हमला किया था। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, तो बदले में उन्होंने अपनी बेटी की शादी, इनकी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो बदले में उन्होंने अपना जो दूत है मेगास्थनीज को भेजा। तब मेगास्थनीज ने यहाँ पे आके यानी कि मौर्य वंश
जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ पे आके इंडिका पुस्तक को लिखा। हालांकि देखिए ये ओरिजिनल बुक थी, वो किताब खो चुकी है, इसका बहुत कम पार्ट बचा है जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आप ये देखिए कि अगर इंडिका पुस्तक पूरी होती तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में और जानने को मिलता। बहुत साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत महावंशा और दीपवंशा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका बारे में बताते हैं। अब देखिए बौद्ध साहित्य में ये बताया गया है कि कैसे जो राजा अशोक थे उन्होंने जो बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक कैसे फैलाया था। दिव्यवंत तिब्बत बौद्ध लेख अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के योगदान के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए बहुत साहित्य जैसे दिव्यवंत है, तिब्बत बौद्ध लेख हैं, ये अशोका के बारे में बताते हैं कि अशोका ने कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, कैसे उसने अपना योगदान दिया और कैसे उसने श्रीलंका तक अपना राज्य जो है वो श्रीलंका तक कैसे बौद्ध धर्म को फैलाया। पुराणों में देखिए पुराण मौर्य राज्य और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताते हैं। पुराणों में बताया गया कि कैसे जो मौर्य राजा है वो कैसे कैसे मौर्य राजा बने, उनके बाद कौन आया। ठीक है, जो हम बताते हैं ना, जैसे कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार आए, फिर उनका बेटा आया अशोक आया। तो करते करते ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं पुराणों में। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए पुरातात्विक स्रोत की। देखिए यहाँ पे क्या है, अशोक के अभिलेख हैं, इनकी अशोक के अभिलेख। अब देखिए अशोका के समय में इनकी जो राजा अशोक थे उनके समय में जो स्तंभों पे, दीवारों पे, ठीक है, जो अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में भी हमें पता चलता है। अब देखिए अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न उप महाद्वीपों में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा शिलालेख के बारे में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पे प्रिंकेप लिखा है, अब प्रिंसेप आएगा, ने 1837 एडी में किया था। अब देखिए सबसे बड़ा यही क्वेश्चन बनता है कि जो अशोका के यानी कि जो राजा अशोक के जो अभिलेख हैं उसे किसने डिकोड किया है या किसने उसकी व्याख्या की है, तो वो एक ही आदमी कर पाया है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में किया था। उसने पढ़ा था कि जो अशोक ने अपने स्तंभों पर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में लिखा क्या गया है। ज़्यादातर अभिलेखों में जो अशोक की जनता को घोषणाएँ हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। अब देखिए जितने भी अशोक के जो शिलालेख जो या अभिलेख जो लिखे गए हैं, चाहे वो स्तंभ पे हैं चाहे वो गुफा में हैं, उसके बारे में उसमें यही लिखा गया है कि जो अशोक है वो जनता को क्या घोषणाएं कर रहा है, यानी कि जनता के प्रति वो क्या ऑर्डर निकाल रहा है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और कुछ में यानी कि कुछ शिलालेखों में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में भी बताया गया है। वस्तु अवशेष देखिए, वस्तु अवशेष जैसे NBTW यानी कि उत्तर काल के पॉलिश के बर्तन, चांदी और तांबे के छेद किए सिक्के मौर्य काल पर रोशनी डालते हैं। देखिए चांदी और तांबे के छेद का मतलब जो सिक्का है उसके बीच में छेद होता है ना, जैसे आप देखिए आपके पास भी सिक्का कोई होगा उसमें छेद होता है सिक्के में, ठीक है, वो मौर्य काल के विशेष पर रोशनी डालते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके राजाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में। तो पहले बात आएगी चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ये 322 से 298 BC यानी कि ईसा पूर्व तक यहाँ पे रहे थे। ठीक है, देखिए विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 वर्ष का था जब उसने नंद राजा धनानंद को पराजित करके पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है 25 वर्ष, जबकि वो कम उम्र में ही उसने जो अपना शासन जो कायम कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ये साल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नंद वंश का जो धनानंद राजा था उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध साम्राज्य के सम्राट बने। ठीक है, जिससे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। सबसे पहले इसने अपनी शक्तियाँ भारत गंगा के मैदानों में स्थापित की और बाद में वह पश्चिमी उत्तर की ओर बढ़ गया। यानी कि सबसे पहले देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की तो सबसे पहले उसने देखिए जो अपनी शक्तियाँ हैं, यानी कि जो अपने राज्य का विस्तार है वो भारत के गंगा के मैदानों के इलाकों में स्थापित किया। यानी कि जो गंगैटिक एरिया है, यानी कि जो बिहार वाला जो एरिया है, देखिए जो यूपी बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे उसने अपना
जो शासन कायम किया, उसके बाद में देखिए उसने पश्चिमी उत्तर है कि जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे उसने उसकी ओर बढ़ा। चंद्रगुप्त ने शीघ्र ही पंजाब के पूरे प्रांत पर विजय प्राप्त की। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के यूनानी उत्तराधिकारी ने उत्तर के दूरतम में कुछ ज़मीन पर अपनी पकड़ बना ली। अब देखिए हुआ क्या था कि जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो उसे जीत नहीं पाया था। पहली बात तो वो पंजाब के राजा जो उस समय पोरस थे उनसे हार गया था, तो उसे वापस लौटना पड़ा था सिकंदर को। उसके बाद देखिए कि जब उसका सपना पूरा करने के लिए यानी कि सिकंदर का या अलेक्जेंडर का सपना पूरा करने के लिए जब उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला किया, तब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो उनसे वो सेल्यूकस निकेटर भी जीत नहीं पाया था। ठीक है, हालांकि उसने कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था पर वो पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। अतः चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ एक लंबा युद्ध करना पड़ा और अंत में 305 बीसी के लगभग यानी कि 305 ईसा पूर्व के लगभग उसे हरा दिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जब युद्ध हुआ तो युद्ध काफ़ी लंबा युद्ध हुआ, तो 305 बीसी में देखिए कि वो हार चुका था। ठीक है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर तब हार चुका था और फिर एक संधि साइन की गई। आप देखिए कि जब भी कोई लड़ाई होती है उसके बाद संधि साइन जरूर की जाती है। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु के पार के क्षेत्र सौंपे, यानी कि जो संधि साइन हुई थी तो उसमें ये लिखा गया था कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो सिंधु के पार जो क्षेत्र हैं जैसे आरिया, अरकोजिया यानी कि कंधार, ग्रोडोसिया, बलूचिस्तान, पुरोप, निशे, काबुल। देखिए ये जो नाम अजीब से लग रहे हैं आपको, ये ग्रीक भाषा में नाम है तो हिंदी भाषा में साथ में दिया गया है। तो सारे ही ये जो इलाके हैं जिनके ऊपर सेल्यूकस निकेटर का कब्जा था, ये ग्रीक का कब्जा था, तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो भेंट किए। सेल्यूकस ने देखिए अपनी जो पुत्री, इसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, यहाँ पे इसका नाम है हेलेना। ठीक है, हेलेना, इंग्लिश में बोलूँगा HELENA। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो पुत्री थी हेलेना, उसकी जो शादी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, तो यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री से विवाह किया ताकि इस गठबंधन को पक्का कर लिया जाए। अब देखिए जब उसने यानी कि यूनानी जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया मौर्य साम्राज्य के जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उनके संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। आप देखिए कि एक जगह पर सिकंदर के टाइम पे दोनों दुश्मन थे, जबकि यहाँ पे उनके जो दोस्ती है, जो उनकी दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। इस तरह उसने सिंधु प्रांत पर नियंत्रण पा लिया जिसका कुछ भाग अब आधुनिक अफगानिस्तान में है। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि उसने सिंधु प्रांत यानी कि जो सिंधु नदी का जो एरिया है, तो जो आज का आधुनिक अफ़गानिस्तान है, जो आज का अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य देखिए मध्य भारत की तरफ चला गया और नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वो अपने राज्य का विस्तार करने लग गए। अब देखिए इस संधि के अलावा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज, यहाँ पे मेगास्थनीज है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त और डैमकोस को बिंदुसार के सभा में यूनानी दूत बनाकर भेजा। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सेल्यूकस था वो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यूनानी राजदूत था और डायमेकस जो था वो बिंदुसार के टाइम पर यूनानी राजदूत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि ग्रीक का जो राजदूत था ही, तो दोनों के अलग अलग टाइम पे था। मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और डायमेकस था बिंदुसार के टाइम पे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दिया। देखिए चंद्रगुप्त ने देखिए जो अपना अंतिम धर्म, जो अपना अंतिम जीवन का जो अंतिम वर्ष थे उसने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, आप देखिए कि जो उनका पोता है आगे चल के जो अशोक है, उन्होंने भी अपना जो बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि ये जैन धर्म को अपना रहे हैं। तो बिंदुसार के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ी, यानी कि इसके बाद जो बिंदुसार है वो राजगद्दी पर बैठ गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व में, अब भद्रबाहु देखिए कौन है, ये जो जैन संत हैं उनके जो हेड थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो भद्रबाहु हैं वो जैन धर्म के जो गुरु थे जिनकी शरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने
जैन धर्म को स्वीकारा था। इनके साथ देखिए मैसूर के निकट जो श्रवणबेलगोला चले गए और वह अपने आप को भूखा रखकर जैन प्रथा के अनुसार मृत्यु प्राप्त की। ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान शासक थे, जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने भूखा रह के जैन प्रथा के अनुसार चले और बाद में वो भूख की वजह से मर गए। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को स्वीकारा था तब उनके गुरु कौन थे? तब थे भद्रबाहु। अब देखिए नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार की बात करेंगे यहाँ पे। इनका जो शासनकाल है वो है 297 से 272 BC के बीच में। अब देखिए चंद्रगुप्त ने 25 सालों तक शासन किया और इसके बाद इसने अपने पुत्र बिंदुसार को लिए राजगद्दी छोड़ दी। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र घटा कहा गया, जिसका मतलब है दुश्मनों का कातिल। अब देखिए बिंदुसार कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। अब देखिए जो बिंदुसार है उसको यूनानियों ने क्या कह के पुकारा था? अमित्र घटा। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो यूनानी है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी भाषा में किस नाम से बुलाया था? अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यूनानी जो है वो बिंदुसार को अमित्र घटा कह के बुला रहे हैं। अमित्र घटा का मतलब है दुश्मनों का कातिल। कुछ विद्वानों के अनुसार देखिए बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीता। यानी कि विद्वानों ने ये कहा कि जो बिंदुसार है उसने राज्य का अपना इतना विस्तार किया कि उसने जो डेक्कन वाला यानी कि जो दक्कन वाला जो एरिया है उसको मैसूर तक जीता। मैसूर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक तक। तारानाथ एक तिब्बत भिक्षु ने यह पुष्टि की है कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि जिसमें 16 राज्य थे को जीत लिया। अब देखिए तारानाथ कौन है? एक बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने कहा था, ये एक तिब्बत भिक्षु है, सॉरी बौद्ध भिक्षु नहीं है, एक तिब्बत भिक्षु हैं जिन्होंने यह पुष्टि की थी जो बिंदुसार है उसने 2 समुद्र देखिए। अगर हम भारत की बात करें तो उसके पश्चिमी तरफ है, यहाँ पे इसके पश्चिमी तरफ देखिए, यहाँ पे उसके अरब सागर है और यहाँ पे इसके पूर्वी तरफ क्या है यानी कि ईस्ट की तरफ क्या है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए जो इसमें जो बीच की जो भूमि है उसके जो 16 राज्य थे उनको जीत लिया, ऐसा माना जाता है। तो संगम साहित्य के अनुसार मौर्य ने दूरतम दक्षिण तक हमला किया। अब देखिए संगम साहित्य ये कहता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, जो मौर्य वंश है उन्होंने दूर यानी कि जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ तक क्या है, वहाँ तक उन्होंने हमला किया था। अतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य राजवंश का विस्तार मैसूर में दूर तक रहा और इसलिए इसमें पूरे भारत को शामिल किया। परंतु क्लिंग के निकट के पास बेरोजगार प्रेक्षण और वन क्षेत्रों और चरम दक्षिण के राज्यों में एक छोटे से हिस्से को साम्राज्य बाहर रखा गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो मौर्य जो राजवंश है देखिए वो यहाँ पर कलिंग के देखिए जो मौर्य राज है वह मैसूर तक तो रहा ही, यानी कि जो मौर्य राजवंश है उसका विस्तार तो मैसूर के दूर इलाकों तक रहा, पर जो कलिंग है वहाँ तक नहीं रहा। और देखिए जो दक्षिण के छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ तक ये मौर्य वंश के जो है वो पहुँच नहीं पाए। बिंदुसार के सेल्यूकड सीरिया के राजा एंटियोचस यानी कि एंटियोकस वन, ठीक है, इंग्लिश में क्या देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हिंदी में थोड़े से वर्ड अजीब हो जाते हैं, जबकि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आपको सही लगेगा। एंटियोकस वन जो राजा थे, ठीक है, ये सीरिया के राजा थे। ठीक है। देखिए बिंदुसार के जो सीरिया के राजा थे, आप ऐसा समझिए बिंदुसार के सीरिया के राजा एंटियोकस वन के साथ अच्छे संबंध थे, जिसने देखिए डेमोचूस को, ठीक है, डेमोकस को दूत बनाकर इसकी सेवा में भेजा। आपको मैंने बताया ना ऊपर जैसे कि देखिए कि उसके दरबार में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखिए कि मैगसनीस आए थे, तो डेमोकस जो थे वो बिंदुसार के टाइम पर आए थे। बिंदुसार ने एंटियोकस को मदिरा, सूखे अंजीर और कुर्तकी देनी चाहिए। सब कुछ भेज दिया गया पर कुर्तकी को नहीं भेजा गया क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार कुर्तकी भेजने पर प्रतिबंध था। अब देखिए बिंदुसार ने मदिरा भेजी, सूखे अंजीर भेजा, कुर्तकी नहीं भेजा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो बैन था इसलिए। अब देखिए बिंदुसार ने एक धर्म संप्रदाय आजीविकास यानी कि अजीवाक में अपनी रुचि बनाई। अब देखिए बिंदुसार जो था इसने धर्म जो देखिए ये जैन धर्म जो है ना, आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिनके जो इनके पिता थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा, जबकि बिंदुसार ने जैन धर्म को नहीं स्वीकारा। बिंदुसार ने जैन धर्म की जो एक सेक्ट यानी कि जो जैन धर्म का एक संप्रदाय है अजीवाका, उसे अपनाया।
ठीक है। इन्होंने पूरे जैन धर्म यहाँ पे नहीं अपनाया, इन्होंने आजीविका को अपनाया। आजीविका का मतलब होता है कि इंसान जो कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। ये इस पर विश्वास करते थे बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को जैनी का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, जिसने बाद में तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया। देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि जब महान अशोक राजा थे, वो राजा बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो उज्जैनी के राजा थे और उज्जैनी के राज्यपाल थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे महान अशोक की। देखिए अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए पहली बात तो इसने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। दूसरी बात है कि बौद्ध धर्म का इन्होंने काफ़ी विस्तार यहाँ पे किया। अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य चरम पर पहुंचा, इसलिए देखिए पहली बार पूरे उपमहाद्वीप यानी कि दूरतम दक्षिण को छोड़कर शाही नियंत्रण में थे। यानी कि जो देखिए अशोक के शासन में जो मौर्य साम्राज्य था बहुत दूर तक फैल चुका था, ठीक है। आप देखिए पूरे उपमहाद्वीप पर लगभग कब्जा था भारत के पूरे उपमहाद्वीप में। तो दूसरी तरफ देखिए कि अगर हम दक्षिण को पूरे एंड तक छोड़ दें तो बाकी पूरा जो एरिया था वो अशोक के कब्जे में था, इनके मौर्य वंश के कब्जे में था, इसलिए इन्हें महान अशोक कहा जाता है। अशोक के राजगद्दी पर बैठने और उनके वास्तविक राज तिलक के बीच 4 साल का अंतराल है। अब देखिए जब अशोक राजगद्दी पर बैठे थे तो 4 साल तक उनका राज तिलक नहीं हुआ। ये राजगद्दी पर बैठे थे 273 बीसी में, जबकि इनका राज तिलक हुआ था 269 बीसी में। क्योंकि देखिए ये अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो जिनकी वजह के कारण इनका जो 4 साल जो राज तिलक है वो लेट हो गया। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ था। देखिए 4 साल के लेट होने का ये कारण माना जाता है कि जो अशोक था वो बिंदुसार की जब मृत्यु होगी तो राजगद्दी के लिए होड़ मच गई कि अब कौन गद्दी पे बैठा था, जिसके लिए विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से 4 साल इनका राज तिलक जो लेट हो गया। अब देखिए राजा की गद्दी पर बैठ तो गए, पर इनके जो भाई बहन हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्हें ऑफिशियली तौर पर 4 सालों के बाद इनका राज तिलक हुआ। अब देखिए हालांकि अशोक का उत्तराधिकारी बनना एक विवाद था। अब देखिए जो अशोक थे ये सबसे छोटे थे पुत्र। हालांकि जब देखिए कोई राजा मरता है तो उसका बड़ा पुत्र जो है वो राजगद्दी पर बैठता है, जबकि अशोक सबसे छोटे थे। फिर भी देखिए जब उत्तराधिकारी बने तो ये विवादों से घिर गए। अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका कलिंग के साथ 261 बीसी में विजय युद्ध था। अब देखिए अशोक के जो शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, कलिंग के ऊपर जब इन्होंने आक्रमण किया। अब देखिए कलिंग के युद्ध के बाद ही इनका जो धर्म जो परिवर्तन हो गया, इनके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जब देखिए कलिंग के युद्ध में जब बहुत सारी मारकाट होगी, कितने सैनिक वगैरह सब कुछ मर गए, तो इनको समझ में आया कि अगर अब सब मर जाए तो राज किसके ऊपर किया जाएगा, ठीक है। तो दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, इसलिए इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इनका जो परिवर्तन है यहाँ पे हुआ। युद्ध के असली कारणों का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, परंतु दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। वही बात आगे ना यहाँ पे, अशोक इन घावों से दुखी था और उसने खुद युद्ध के परिणामों का उल्लेख शिलालेख 13 में किया था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो अशोक ने कलिंग के ऊपर हमला किया था तो वो कौन से शिलालेख में लिखा गया है, वो लिखा गया है शिलालेख 13 में, ठीक है। यह शिलालेख 13 में क्या लिखा गया है कि अशोक ने जब कलिंग का हमला किया था उसके बारे में लिखा गया है। युद्ध के समाप्त होने के ठीक बाद मौर्य समाज से कलिंग को जोड़ लिया और आगे कोई भी युद्ध न करने का निश्चय किया। अब देखिए जब राजा अशोक जीत गए तो जो कलिंग था वो मौर्य साम्राज्य के साथ जोड़ लिया गया। तो हालांकि आगे कोई भी युद्ध ना करने का निश्चय यहाँ पे कर लिया। कलिंग युद्ध का एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था अशोक का बौद्ध भिक्षु उपगुप्ता से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लेना। अब देखिए कलिंग के युद्ध के कारण वही बता रहा हूँ ना आपको, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था कि अशोक ने अपना जो धर्म परिवर्तन कर लिया, जो अपना एक तरह से जीवन का परिवर्तन भी कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने बौद्ध भिक्षु देखिए जो उपगुप्त से, आप देखिए कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भद्रबाहु जो जैन धर्म के जो थे, उनके जो जैन धर्म के भिक्षु थे उनके अनुसार जो था जैन धर्म को अपनाया। अब देखिए जो अशोक है, क्वेश्चन आता कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो कौन से बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कहा, तो किनके द्वारा ये उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो वो थे उपगुप्त, ठीक है, या उपगुप्त। देखिए अशोक ने जबकि एक बड़ी और ताकतवर सेना को शांति और सत्ता के लिए बनाए रखा, उसने अपने दोस्ताना रिश्ते एशिया और यूरोप के पार भी बनाए और बौद्ध प्रचार मंडलों को आर्थिक संरक्षण भी दिया।
अब देखिए अशोक ने यहाँ पे युद्ध जो था बिल्कुल छोड़ दिया था। उसने जो अपनी सेना थी उनको शांति और सत्ता के लिए बनाए रखने के लिए कहा। अशोक ने देखिए जो एशिया है, यूरोप है, वहाँ पे अपने बहुत सारे अच्छे संबंध बनाए, ठीक है। यानी कि उसने वहाँ पे युद्ध करने से मना कर दिया, तो ये कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो राजा अशोक के टाइम पे जो मौर्य वंश था वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, ठीक है, काफ़ी मजबूत था यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म के देखिए प्रचार मंडलों को इन्होंने आर्थिक संरक्षण दिया, यानी कि काफ़ी कुछ दान भी दिया करते थे जिससे बौद्ध धर्म आगे बढ़े। अशोक ने चोल और पांड्या के राज्यों और यूनानी राज्यों द्वारा शासित 5 प्रदेशों में धर्म प्रचारक मंडल भेजे। इसने सिलोन देखिए आज का श्रीलंका है, ठीक है, सिलोन का मतलब है आज का श्रीलंका। अब देखिए जो अशोक ने देखिए जो चोल पांड्या के जो राज्य हैं, यानी कि जो चोल वंश और पांड्या वंश के देखिए जो राज्य हैं और यूनानी जो राजाओं हैं उनके द्वारा देखिए ये 5 प्रदेशों में क्या थे, ये धर्म प्रचार मंडल भेजे। इनकी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 5 मंडल जो भेजे गए। सिलोन इनकी श्रीलंका में, बर्मा में, दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से में काफ़ी जगह तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। महेंद्र तिवरा, ठीक है, कुणाल, तालुक अशोक के पुत्रों में विशेष थे। अब देखिए महेंद्र है, तिवरा है, कुणाल और तालुक, ठीक है, ये अशोक के पुत्रों में विशेष थे। अब देखिए इसकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थी। अशोक के 4 बेटे थे, ऊपर मैं बता चुका हूँ, 2 पुत्रियां थी संघमित्रा और चारुमती। अब देखिए अशोक के जो एक बेटी यानी कि संघमित्रा और एक बेटा महेंद्र, अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्रा को दोनों को सिलोन यानी कि श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जिसमें काफ़ी ट्रिक्स है कि बताइए कि जो गया यानी कि जो बिहार के जो बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है वो ओरिजिनल वैसा ही वृक्ष कौन से देश में है, तो वो है श्रीलंका में। अब कारण क्या, आपको मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखिए जब अशोक ने संघमित्रा और महेंद्रा को भेजा श्रीलंका में प्रचार करने के लिए, तो जो ओरिजिनल जो बोधि जो वृक्ष था उसकी टहनी को उन्होंने दिया कि ताकि वो जाके उसको वहाँ पे गाड़े। अब देखिए जब संघमित्रा और जो महेंद्र हैं ये जब पहुँचे श्रीलंका में, तो उन्होंने उस टहनी को, इनकी जो बोधि वृक्ष है जो गया बिहार से जो उसकी टहनी है वहाँ पे उसने उसे गाड़ा, तो वहाँ पे क्या है एक और बोधि वृक्ष जो है वो पैदा हुआ। तो सेम वैसा ही वहाँ पे वृक्ष भी पाया जाता है, ठीक है, उसकी उतनी ही महानता मानी जाती है। अब देखिए सम्राट अशोक के बारे में व्यापक जानकारी, कलिंग आक्रमण और शिलालेख के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए शिलालेख तो हम वैसे अच्छे तौर पर तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था। इससे पहले 2 कौन से थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा और बिंदुसार इनके पिता। मौर्य वंश के संस्थापक उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी बैठे। सैन्य इतिहास में सुरक्षित जनश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार के अनेक पुत्रों में से एक था, और जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक मालवा व उज्जैन में राज प्रतिनिधि था। अब देखें यहाँ पे ये मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो राजा अशोक थे, ठीक है, उनके 100 भाई बहन थे, यानी कि जो बिंदुसार थे उनके जो 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से राजा अशोक सबसे छोटे थे। जब देखिए उनके पिता की मृत्यु यानी कि जब बिंदुसार की मृत्यु होती है, तब ये जो राजा अशोक थे उस समय देखिए ये उज्जैन के यानी कि उज्जैन के क्या थे, उज्जैन के ये राज्यपाल थे, ठीक है। तो उसके बाद ये राजा बने, ठीक है। अब देखिए कुछ इतिहासकार का यहाँ पे मानना ये था कि जब बिंदुसार की मौत होगी तो उत्तराधिकारी के लिए भाइयों में आपस में युद्ध हुआ, जिसमें जो 99 यानी कि 99 जो भाई थे वो मारे गए, और बाद में जो अशोक ही अकेले बचे थे जो राजगद्दी पर बैठे। वैसे देखिए इसके बारे में कोई भी जो उनके भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था यहाँ पे कोई संकेत नहीं मिलता है। जबकि इसके विपरीत देखिए जो शिलालेख संख्या 5 यानी कि जो 5 जो शिलालेख जो नंबर है उससे प्रकट होता है कि जो अशोक थे वो अपने भाई बहनों और परिवार के प्रति शुभ चिंतक थे, इनके भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। देखिए एक तरफ कहते हैं कि उनके 99 की 100 भाई बहन थे जिनमें से 99 मारे गए, खुद गद्दी पे बैठे, जबकि ये इतना सच नहीं है, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जबकि शिलालेख 5 में क्या गए थे जो अशोक थे वो शुभ चिंतक थे अपने परिवार के प्रति।
तो गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष तक देखिए उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। इसे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उसको राजा बनने के प्रश्न पर कुछ विरोध हुआ होगा। अब देखिए इनकी जब ऐसा माना जाता है, युद्ध का नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब राजा अशोक गद्दी पर बैठे उनका 4 साल तक राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी, जबकि यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई। अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस II और कुछ अन्य यवन राजाओं का समसामयिक था। अब देखिए सीरिया के जो राजा था एंटियोकस I जो था वो बिंदुसार के समसामयिक थे। अब जो एंटियोकस II है वो अशोक के टाइम के जो सामसायिक है। सामसायिक का मतलब है यहाँ पे कि वो जब राजा अशोक यहाँ पे इंडिया के जो राजा थे तो उस टाइम पे सीरिया के राजा एंटियोकस II थे। देखिए जिनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, संख्या 8 में, जो अशोक का जो शिलालेख है संख्या 8 में। इससे पता चलता है कि अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक का सही समय अभी तक नहीं पता चलता। उसने 40 वर्ष तक राज किया, इसलिए शायद राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन था। अब देखिए अशोक का पूरा नाम क्या है, अशोक वर्धन, ठीक है। 40 वर्ष तक उन्होंने राज किया, तो कहते हैं कि जब वो राजगद्दी पर बैठे 4 साल तक देखिए उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, जिनकी डेट नहीं पता चल पाती है, तो 269 यानी कि 269 या 267 जो है वो मानी जाती है उनके राज्याभिषेक की जो तिथि। देखिए अशोक का कहीं पे नाम भी अशोक नहीं है। अगर आप उनका कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, इतिहास उठा के देखो कि अगर आप कोई भी शिलालेख पढ़ते हैं तो उनका नाम यहाँ पे अशोक नहीं है, डायरेक्ट अशोक नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। वो उनका नाम दिया गया है देवानम पियदासी। यहाँ पे लिखा देखिए अशोक वर्धन नाम था, उसके लेखों में उसे सदैव देवानम पिय का क्या मतलब है, देवताओं के प्रिय राजा, यानी कि अशोक का ओरिजिनल नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, उनको देवानम पिय के नाम से दिया गया है, बताया गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय राजा, और प्रिय दर्शन यानी कि प्रियदर्शी संबोधित किया गया है। केवल यास्की के लघु शिलालेख में उसको दीवानम पिय अशोक लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे यास्की है, यहाँ पे मस्की भी है, ठीक है। अब देखिए अशोक का कहीं पे भी नाम अशोक नहीं है, सिर्फ मस्की का जो शिलालेख है वहाँ पे उसका नाम अशोक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि अशोक का पूरा जो अशोक नाम है वो किस जगह पे है, वो मस्की में है, जो साउथ में पड़ता है, दक्षिण भारत में, ठीक है। तो वैसे उसका क्या नाम फेमस है, देवानम पियदासी या देवता को प्रिय राजा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलिंग का थोड़ा आक्रमण पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अशोक के राज्यकाल के प्रारंभिक 12 वर्षों का कोई सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। इस काल में अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह वह भी सामाजिक कार्यक्रमों, शिकार, मांस भोजन और यात्राओं में प्रवृत्त रहता था, किंतु उसके राज्यकाल के 13वें वर्ष में उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। इस वर्ष राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने बंगाल की खाड़ी के तीरवर्ती राज्य पर कलिंगर आक्रमण किया। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जब अशोक का जो राज्यकाल था पहले 12 वर्षों में, देखिए कि यहाँ पे कुछ निश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया था। ऐसा माना जाता है कि इन 12 वर्षों में देखिए उसने अपने जो काल था, जो उनका जो टाइम पीरियड था, उन्होंने उसमें जो सामाजिक कार्य यानी कि जो हर एक राजा करता है, जो शिकार करता है, मांस भोजन खाता है या यात्राएँ करता है, वो किया होगा। जब इनके 12 वर्षों के बाद जब इनका 13वां वर्ष स्टार्ट हुआ राज्यकाल का, तब इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तब इनका देखिए जब इनका जो राज्याभिषेक जो है हो चुका था, तो उसके 8 वर्ष बाद देखिए इन्होंने जो बंगाल की खाड़ी के पास ये जो कलिंग है उस पर हमला किया। कलिंग राजा उस समय महानदी और गोदावरी के बीच क्षेत्र में विस्तृत था, यानी कि जो कलिंग राज्य था वो कहाँ पे है, वो महानदी और गोदावरी के बीच में है। इस युद्ध के कारण का पता नहीं चलता। अब देखिए यह नहीं पता चलता कि कलिंग का युद्ध हुआ क्यों था, लेकिन उसने कलिंग को विजय करके अपने राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ और 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बना लिए गए तथा इस विनाशोत्पीड़न से बहुत पश्चाताप हुआ और वह युद्ध से घृणा करने लगे। अब देखिए बहुत मारकाट हो चुकी थी, तो अशोक को समझ में आया कि ये सब कुछ व्यर्थ हो गया है। चाहे उसने देखिए कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया, पर उसे बहुत सारा इसमें दुख हुआ था। देखिए इसके बाद ही अशोक ने अपने शिलालेखों के अनुसार धम्म में प्रवृत्त हुआ। यहाँ धम्म का आशय बौद्ध धर्म से लिया जाता है और वह शीघ्र ही बौद्ध धर्म का न्याय बन गया। बौद्ध मतावलंबी होने के बाद अशोक का व्यक्तित्व एकदम बदल गया। अब देखिए जब इसके बाद यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने
जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए यहाँ पे बात आई है धम की, अशोक का धम, धम का मतलब यहाँ पे धर्म से नहीं है बिल्कुल भी। अशोक का यहाँ पे ये मतलब है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं माना जाता कि अशोक जो है वो कहते कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए। अशोक का धम कभी नहीं कहता कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए। वो ये कहता है कि बौद्ध धर्म जो है वो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसकी बातों को फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अपनाएं ज़रूर। ठीक है, अशोक का धम यही कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है कि कितने मारे गए थे ऐसे कैसे करके। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म का रुख है, तो बौद्ध धर्म का रुख उसने तभी किया था। ठीक है, किसके बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग विजय के बाद अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध मतावलंबी हो गया। यह सिद्ध होती है कि उसने अपने आप को यास्की के लघु शिलालेख संख्या 1 में बौद्ध शाक्य बतलाया और भ्राबू के शिलालेख में 3 रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आई है कि जो यास्की, जिसे आप मस्की भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, मस्की भी है यहाँ पे, यास्की भी है, मस्की यास्की एक ही बात है, कि जो छोटा सा शिलालेख है एक, वहाँ पे देखिए बौद्ध शाक्य बतलाया गया है। जो भ्राबू का जो शिलालेख है वहाँ पे देखिए जो त्रिरत्न है, जो 3 रत्न हैं बौद्ध, उसमें बताया गया है। जो सारनाथ के जो शिलालेख हैं उसमें जो अशोक की जो बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्राएं हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु देखिए संघ की एकता बनाए रखने का प्रयत्न किया और इससे भी यह प्रकट होता है कि वह बौद्ध मतावलंबी था। तो सिंपल सी बात ये है कि जो अशोक राजा थे कलिंग के युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म के बीच में चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेंगे यहाँ पे अशोक के अभिलेखों और उसकी जगह के बारे में एक छोटा सा विवरण देखते हैं। यानी कि इसमें हम बात करेंगे अशोक के शिलालेख और अभिलेख के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है अशोक के राजज्ञा और शिलालेख। ठीक है, जिसे आप अभिलेख भी कह सकते हैं, राजाज्ञा। ठीक है, देखिए राजाज्ञा का मतलब है कि अशोक के जो क्या क्या उन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के लोगों को बताया था। तो क्या दर्शाता है, इसका स्थान क्या है? देखिए सबसे पहले 14 जो मुख्य शिलालेख हैं अशोक के, ठीक है, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये धम्मा के सूत्र बताते हैं। अब देखिए धम्मा क्या है? अशोक धम। धम का मतलब यहाँ पे धर्म से नहीं है, धम का मतलब यहाँ से है कि अशोक ये कहते थे कि आप बौद्ध धर्म की जो बातें हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, ना कि बौद्ध धर्म को अपनाइए। वो कभी ये जोर नहीं देते थे। अशोक का धम देखिए ऐसा नहीं कहता कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, वो कहते थे बौद्ध धर्म में लिखी बातों को आप फॉलो करिए। ठीक है, इसका स्थान देखिए, अगर 14 शिलालेखों की बात करते हैं, इसका स्थान कहाँ पे है? इसका स्थान है कलसी, जो देहरादून उत्तराखंड, मनशेरा इनकी हाजरा पाकिस्तान में है, जूनागढ़ गिरनार गुजरात में, जोगड़ा यानी कि गंजम उड़ीसा में, येरागुड्डी यानी कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश और शाह बसगढ़ी यानी कि पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, देखिए 2 कलिंग शिलालेख हैं। देखिए 14 मुख्य शिलालेख हमने बात कर ली, 2 कलिंग के जो शिलालेख हैं वहाँ पे देखिए आप। ठीक है, देखिए कलिंग युद्ध के बाद नया प्रशासन प्रणाली, यानी कि जब कलिंग का युद्ध हो गया उसके बाद नई शासन प्रणाली बनाई गई, जो 2 कलिंग शिलालेखों के बारे में है। अब देखिए ये है कहाँ पे? यह है दौली या तोसाली, ये पूरी उड़ीसा में है, और जोगड़ा गंजम और उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लघु शिलालेख के बारे में, इनकी वो शिलालेख जो बहुत ही छोटे हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए क्या दर्शाते हैं यहाँ पे? ये दर्शाते हैं अशोक का निजी इतिहास और उसका धम्मा सारांश। अभी ये बताते हैं कि अशोक का जो निजी इतिहास क्या था, अशोक अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, उसका धम्मा है यानी कि जिसका धम है उसका सारांश क्या निकला। ये कहाँ पे? ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक, रूपनत यानी कि मध्य प्रदेश, सिद्धपुर कर्नाटक और मस्की आंध्र प्रदेश में। देखिए मस्की वही जगह है आंध्र प्रदेश की जो मैंने आपको बताया था कि देखिए सबसे पहली बात है कि अशोक का नाम किसी भी शिलालेख में अशोक नहीं है, उसका नाम देवानम पियादासी है। लेकिन मस्की जो आंध्र प्रदेश में है, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे अशोक को अशोक के नाम से जाना गया है, लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि अशोक का जो ओरिजिनल नाम अशोक है वो कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है। बबरू बेरात शिलालेख, अब देखें ये कहाँ पे है? ये अशोक का जो, ये क्या दर्शाता है? ये अशोक का बौद्ध धर्म में तब्दील होना बताता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि अशोक का जो बौद्ध में धर्म में परिवर्तन हो गया था तो कौन से शिलालेख में? बबरू बेरात में है। बबरू बेरात है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ऐसा मटेरियल दूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए
इसके बाद आपको कोई बुक ना पढ़नी पड़े। देखिए हम ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी डाटा देके आपका टाइम ख़राब किया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी स्तंभ शिलालेख की। देखिए 7 स्तंभ शिलालेख हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने शिलालेख 14 मुख्य शिलालेख हैं, 7 जो स्तंभ शिलालेख है, ठीक है। अब देखिए शिलालेख से जुड़ी वस्तुएं, ठीक है। देखिए 7 स्तंभ शिलालेख में क्या बताया गया है कि शिलालेख से कौन सी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं। ये इलाहाबाद और रामपुर बिहार में है, ठीक है। 4 लघु स्तंभ अभिलेख हैं। इसमें क्या है, अशोक का जो धम्मा है उसके प्रति कट्टरपन है, उसके चिन्ह बताए गए हैं, ठीक है। कट्टरपंथी चिन्ह है, देखिए कोई जैसे उसने कोई अपने देखिए जो स्तंभ बनाए थे वहाँ पे उसके कट्टरपंथी होने का कारण बताया गया था। अब देखिए अशोक का जो स्तंभ है, वहाँ पे देखिए कैसे पता चलता है कि वो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। आप देखिए कोई भी अशोक का स्तंभ देखिए, कोई भी शिलालेख देखिए, वहाँ पे बौद्ध धर्म का कोई ना कोई साइन तो जरूर है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो अशोक का जो आप देखिए जो सारनाथ में जो स्तंभ बना हुआ है, जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, उसमें देखिए चक्र बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, कहीं पे घोड़ा बना हुआ है। तो इससे पता चलता है देखिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगर अपने स्तंभों में, अपने शिलालेखों में अगर राजा अशोक इनका इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ये सांची मध्य प्रदेश सारनाथ इलाहाबाद में है। 2 तराई स्तंभ शिला अभिलेख हैं। देखिए इसमें क्या है कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आदर कैसा था, ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। अब देखिए गुफा अभिलेख, ठीक है, ये 3 बराबर गुफा लेख, ये बराबर नहीं, ये 12 बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। 12 बार गुफा अभिलेख हैं। यहाँ पे अशोक की सहनशीलता के बारे में बताया गया है, तो 12 बार पर्वत पे ये स्थित है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे अशोक के शिलालेख के बारे में। यहाँ पे हमने ऊपर ये जाना है यहाँ पे कि कौन से मुख्य शिलालेख थे, कहाँ पे है और किससे संबंधित है। यहाँ पे हम इसके शिलालेखों के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए जो राज आज्ञा का मतलब है कि अशोक के द्वारा जो इसका जो शिलालेख 1 है, आप इसे शिलालेख 1 भी कह सकते हैं, आप इसे राज आज्ञा भी कह सकते हैं। देखिए पशु बलि पर नियंत्रण, यानी कि जो शिलालेख 1 है वहाँ पे पशु बलि पर प्रतिबंध जो लगाया गया है। जो शिलालेख 2 है या राज आज्ञा 2 है उसमें सामाजिक कल्याण के उपायों को दर्शाना ये बताया गया है। राज आज्ञा 3 यानी कि ब्राह्मण के प्रति जो आदर है वो बताया गया है। और राज आज्ञा यानी कि बड़ों का आदर करना बताया गया है। राज आज्ञा 5 यानी कि धम्मा महामंत्रों को नियुक्त करना और उनके कार्यों को बताया गया है। राज आज्ञा 6 यानी कि धम्मा महामंत्रों को आदेश देना ये बताया गया है कि उसके बाद देखिए राज आज्ञा 7 यहाँ पे सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता बताया गया है। राज आज्ञा 8 यहाँ पे धम्म यात्राओं के बारे में बताया गया है। राज आज्ञा 9 यहाँ पे व्यर्थ के समारोह रीति रिवाजों को हटाने के लिए कहा गया है। राज आज्ञा या शिलालेख 10 यहाँ पे युद्ध के बजाय जीत के लिए धम्मा का प्रयोग करना बताया गया है। राज आज्ञा 11 यहाँ पे धम्मा नीतियों को धम्मा नीतियों को समझाना बताया गया है। राज आज्ञा 12 सभी धार्मिक संप्रदायों से सहनशीलता प्रार्थना करना बताया गया है। राज आज्ञा 13 यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और राज आज्ञा 14 यहाँ पर धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके शिलालेख, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए अशोक या अशोका की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के पतन में काफ़ी तेज़ी आ गई। इसका एक स्पष्ट कारण कमज़ोर राजाओं का उत्तराधिकारी था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब राजा अशोक थे, जब उनकी मौत हो गई, अब देखिए जब राजा अशोक थे उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो पहली बात है उन्होंने अपने शासन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इतने ज़्यादा दान पुण्य करने लग गए बौद्ध धर्म को, तो जिसकी वजह से उनका जो राज्य है, ठीक है, वो उसका राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। तो उन्होंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यानी कि जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उसके ऊपर ग्रीक ने कब्जा कर लिया, यूनानियों ने। तो इसके देखिए कि आगे चल के जो उनके उत्तराधिकारी हुए तो वो बहुत कमज़ोर थे। इनकी जो राजा अशोक थे, आप देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत की, फिर बिंदुसार आए, फिर बाद में अशोक आए, तो इनकी ये 3 पावरफुल राजा थे जिन्होंने एक पकड़ बना ली थी एक मजबूत राज्य की। जब अशोक की डेथ हो जाती है तो कोई भी राजा इनके बाद इतना बलशाली नहीं था जो मौर्य साम्राज्य को संभाल कर रख सके।
तो यानी कि जब राजा अशोक की मृत्यु होती है तो मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। आप देखें कि एक और तत्कालिक कारण साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हो गया। आप देखें जो मौर्य साम्राज्य है उसका 2 भागों में विभाजन हो गया था। यदि बंटवारा ना होता तो यूनानी आक्रमण को रोककर मौर्य साम्राज्य को पहले की तरह दोबारा शक्तिशाली बनाया जा सकता था। आप देखिए कि जो मौर्य है वंश वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो 2 भागों में बट गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो यूनानियों ने आक्रमण कर दिया और काफ़ी विदेशी आक्रमण भी हुए। आप देखिए कि जब इनका अफ़गानिस्तान वाले एरिया पे यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे इनका जब कब्ज़ा था तब वहाँ से 2 हिस्सों में बट गया। अगर वो ना बटा होता तो उनको, जिन्होंने आक्रमण किया था, उनको रोका जा सकता था, जिससे ये फिर से मौर्य साम्राज्य जो है दोबारा शक्तिशाली बन सकता था। ना तो राजा इतना ताकतवर था तो ना ही उसको संभालने वाले इतने ताकतवर थे, तो जिसकी वजह से ये राज्य ख़त्म होना शुरू हो गया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। आप देखिए जब नंद वंश था वो एक ब्राह्मण, फिर उसके बाद जब मौर्य वंश आया उसके बाद फिर से शुंग वंश आया, जो कि फिर से ब्राह्मण वंश आया। जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि जो राजा अशोक थे उनके बेटे थे राजा बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि उनको पता था ये राजा कमज़ोर है, ये इतना बलशाली नहीं है, जिसकी वजह से हत्या करके उन्होंने तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अब मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो नेतृत्व कारक, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के जो इम्पोर्टेंट कारक थे वो कौन से थे। देखिए सबसे पहले अशोक की धार्मिक नीति, यानी कि अशोक की धार्मिक नीति का उसके साम्राज्य के ब्राह्मणों ने विरोध किया था। चूँकि अशोक ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे ब्राह्मणों की आय बंद हो गई थी और जिससे उन्हें उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार के बलिदानों के लिए पशु प्राप्त होते थे। अब देखिए अशोक की धार्मिक नीति देखिए, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने एक बात कही कि अब से कोई भी जो पशु है उसकी कोई बलि नहीं देगा। ऐसा होता था कि जब भी ब्राह्मण लोग जब भी कोई पूजा पाठ जब करते थे या कुछ भी करते थे तो उसमें पशुओं की बलि देना एक आम बात हो गई थी, जबकि राजा अशोक ने पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी। अब देखिए जब पशुओं की बलि पर रोक लग गई तो जो पशु ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दिए जाते थे वो भी उनको मिलना बंद हो गई, जिससे ब्राह्मणों की जो आय है, जो इनकम है वो भी बंद हो गई, क्योंकि ना पशु मिलेंगे तो वो बलि किसके देंगे, ना उनको उपहार मिले। तो इससे यह हुआ कि जो उसकी जो धार्मिक नीति थी उसके खिलाफ जो ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया। यानी कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी, अशोक कहते थे कि जो उनका अशोक का धम्म है, अशोक का धम्म, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं है। अशोक ने कभी ये नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, उन्होंने ये कहा कि आप बौद्ध धर्म को फॉलो करिए, उसकी बातों को फॉलो करिए। तो इसका ब्राह्मणों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो अशोक के खिलाफ जो ब्राह्मण हो गए थे उनके खिलाफ होने का कारण क्या था। कारण यही था कि उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। दूसरी बात है कि सैन्य और नौकरशाही पर भारी खर्च। आप देखें मौर्य युग के दौरान सेना और नौकरशाही के निर्वहन पर एक विशाल व्यय खर्च किया जाता था। इसके अलावा अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को भारी अनुदान दिया, जिससे उनका शाही खजाना खाली हो गया था। मौर्य राजा जो अशोक के उत्तराधिकारी बने थे उन्हें भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। आप देखें जब मौर्य युग के दौरान जब राजा अशोक थे उन्होंने अपनी सेना के ऊपर विशाल खर्च किया था। आप देखें जब चंद्रगुप्त मौर्य बने उसके बाद बिंदुसार थे, उसका राजा अशोक थे। तो आप देखिए कि जब इससे पहले नंदवंश का टाइम था तब उनके पास 2 लाख सेना थी, जिसमें हाथियों की सेना थी, घुड़सवार थे और काफ़ी सेना थी, जिसको राजा अशोक ने बनाए रखा था। तो इतना भारी भरकम खर्चा सेना के ऊपर, तो इससे क्या हुआ कि जो उनका बैलेंस जो है बजट जो है वो काफ़ी बिगड़ने लग गया। इसके अलावा क्या हुआ कि अशोक ने बहुत दान पुण्य करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को भारी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उनको दान पुण्य करना शुरू कर दिया, जिससे शाही खजाना खाली हो गया। अब शाही खजाना खाली हो गया तो जो अशोक के बाद जो राजा आए, जो उनके उत्तराधिकारी आए, वो उनको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
आप देखिए कि अगर शाही खजाने में कुछ पैसे ही ना हो तो अपना राज्य कैसे चला पाएंगे। ना तो वो किसी को तनख्वाह दे पाएंगे, तो ना अपने राज्यों को चला पाएंगे। प्रांतों में दमनकारी नीति। मगध साम्राज्य में प्रांतीय शासक अक्षर भ्रष्ट और दमनकारी थे। आप देखिए प्रांतों में दमनकारी शासन होने का कारण क्या था। जब राजा अशोक थे, मौर्य साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल चुका था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको चलाना एक राजा के बस की बात नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, हर प्रांत में अपने अधिकारी लगा दिए। अब अधिकारियों को पता था कि राजा जो है वो बहुत दूर है, उनको क्या पता चलेगा, जिसकी वजह से वो अपने प्रांतों में अपनी मन मर्जी करने लगे। वो दमनकारी शासन करने लगे अपने प्रांतों में। जो उन्होंने ऑफिसर बिठाए हुए थे, शासक बिठाए थे, वो भ्रष्ट हो गए। तो जिसके वजह से ये हुआ, लोगों को ये लगता था कि ये सब कुछ राजा के बनाए हुए नियम है। उनको ये नहीं पता था कि राजा ने कुछ नहीं किया, बस जो ये लोग हैं जो प्रांत में जिनको काम सौंपा गया है वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो उनको राजा के बारे में इतना, वो यही समझते हैं कि राजा ने ही ये सब कुछ किया है। तो राजा के नाम पर ऐसे काम होते थे जिससे वो भ्रष्ट हो चुके थे। इससे साम्राज्य के खिलाफ लगातार विद्रोह बढ़ता गया। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट नौकरशाहों के कुशासन के खिलाफ शिकायत की थी। आप देखिए जब बिंदुसार यानी कि जब राजा अशोक थे, उनके जो फादर थे बिंदुसार, जो पिता थे, उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि जो तक्षशिला के नागरिक थे, उन्होंने जो उनके जो दुष्ट नौकरशाह यानी कि जो उनके जो लोग जो राज करते थे वहाँ पे, उनके शासन के खिलाफ क्या था, बिंदुसार को शिकायत की थी। हालांकि बिंदुसार और अशोक ने इसको नियंत्रण करने के लिए, यानी कि जो भ्रष्ट नौकरशाह है उसको नियंत्रण करने के लिए काफ़ी कुछ किया, उपाय किए, पर लेकिन वो इसको पूरी तरह से रोक नहीं पाए, जिसमें वो विफल रहे थे। आप देखिए राज्य इतना लंबा है, अगर सारे ही लोग भ्रष्ट हो जाए तो वो किन किन को रोकेंगे। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम सीमा की अपेक्षा। अशोक हमारी धार्मिक गतिविधियों को आगे ले जाने में इतना व्यस्त था कि शायद ही कभी उसने मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा की ओर ध्यान दिया। तो फ्रेंड देखिए, जो अशोक थे वो धार्मिक गतिविधियाँ यानी कि बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए इतना बिजी हो चुके थे, तो इतना व्यस्त हो चुके थे कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा जो अफगानिस्तान का एरिया लगती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका फ़ायदा किसने उठाया, यूनानियों ने। तो उन्होंने क्या किया, उत्तरी अफगानिस्तान का जो एक एरिया है वहाँ पे एक राज्य की स्थापना कर दी जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है। यानी कि उत्तरी अफगानिस्तान में उन्होंने एक राज्य की स्थापना की जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है। देखिए सबसे पहले ये किसके अंडर था, ये अंडर था मौर्य वंश के। अब जब उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया तो मौर्य साम्राज्य का ये फ़ायदा उठाते हुए यूनानियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। इसके बाद कई विदेशी आक्रमण भी हुए जिससे साम्राज्य कमज़ोर हो गया। आप देखिए कि जैसे यूनानियों ने फ़ायदा उठा के अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, उसी का फ़ायदा उठाते हुए बाकी विदेशियों ने भी वहाँ पे आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि राजा ने कुछ रिस्पॉन्स तो दिया नहीं है, तो उन्होंने भी कब्ज़ा करना शुरू कर लिया। तो इससे राज्य क्या हुआ, कमज़ोर होना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब राजा अशोक की डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो उनको पता है कि अब पावरफुल राजा जा चुका है, तो जिसकी वजह से जिन राज्यों पर कब्जा था राजा अशोक का, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। अब देखिए मौर्य काल का महत्व देखें, जानते हैं यहाँ पे क्या है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी नंद वंश के बाद, तो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यह इतिहास में पहला मौका था जिसमें पूरा भारत राजनीतिक तौर पर एकजुट रहा था। यानी कि इतिहास में इससे पहले देखिए कि छोटे छोटे राज्य, यानी कि इससे पहले देखिए कि छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें हम देखिए पहले कबीले थे, बाद में कबीलों से क्या हुआ, महाजनपद बने। महाजनपद के बाद देखिए कि एक पूरा भारत बना। यानी कि पहले जो महाजनपद थे, छोटे छोटे राज्य थे, अब यहाँ पे क्या है, अब एक भारत बन रहा है यहाँ पे, तो पूरा भारत एकजुट रहा। तो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि सबसे पहली बार भारत जो एकजुट किसके शासनकाल के दौरान हुआ, वो हुआ मौर्य काल के दौरान। इसके अलावा कालक्रम और स्रोतों में सटीकता की वजह से इस अवधि का इतिहास लेखन काफ़ी साफ सुथरा है। यानी कि अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता करना है तो इसका जो कालक्रम है, क्रोनोलॉजी है, हम कहते हैं ना, कालक्रम का मतलब होता है कि पहले कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें मौर्य वंश की शुरुआत की, फिर आए उनके बेटे बिंदुसार, फिर आए बिंदुसार के बेटे राजा अशोक, फिर आए बृहद्रथ। तो कहने का ये मतलब है कि जो इनका जो
कालक्रम है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी उसमें हौच पौच नहीं है। तो स्रोतों में सटीकता है, यानी कि जो स्रोत है, स्रोत क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं अशोक की शिलालेख से, अशोक के पिलर से हो गए, शिलालेख से हो गए, एडिक्ट्स हो गए, तो इनसे जो जो गुफाओं में लिखा गया है, यानी कि हमें कुछ भी अगर मिलता है मौर्य वंश के बारे में, कुछ भी स्रोत मिलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कुछ कुछ भी अस्पष्ट हो, सब कुछ उसमें सटीक और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि इनका जो इतिहास लेखन है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, जिससे हम आसानी से मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ पाते हैं। इसके साथ स्वदेशी और विदेशी साहित्यिक स्रोत भी पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। अब देखिए स्वदेशी और विदेशी साहित्यिक स्रोत क्या है। आप देखिए कि जो जो चाणक्य थे, यानी कि जो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। वो क्या है, वो स्वदेशी साहित्यिक स्रोत है। विदेशी साहित्यिक स्रोत क्या है, आप देखिए कि जैसे हमें मिलती है, जैसे मुद्रा राक्षस है, विशाखादत्त ने लिखी थी गुप्ता वंश के टाइम पे। उससे पहले मैगस्थनीज ने जब यहाँ पे आए थे, मैगस्थनीज जो यूनानी दूत थे, उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, उससे भी ये पता चलता है। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर हम विदेशी या स्वदेशी दोनों साहित्यिक स्रोत बने तो हमें पर्याप्त मात्रा में दोनों से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल पाएगा। यह साम्राज्य इस अवधि के इतिहास लेखन के लिए एक सबसे बड़ी संख्या में अभिलेख छोड़ गया था। यानी कि ये साम्राज्य क्या था, इस अवधि के इतिहास लेखन के लिए, यानी कि इस अवधि में मौर्य साम्राज्य की जो अवधि है, इसका जो इतिहास लेखन है वो एक बड़ी संख्या में हमें अभिलेख से प्राप्त होता है। आप देखिए कि जब राजा अशोक ने कलिंग पर हमला किया था, उसके बारे में पूरा का पूरा जो इतिहास है वो रॉक एडिक्ट 13, यानी कि जो अशोक का जो शिलालेख है 13 नंबर का, वहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के साथ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक निष्कर्ष पत्थर की मूर्तियाँ थी, जो अनूठी मौर्य कला का एक ज़बरदस्त उदाहरण थी। यानी कि इसके अलावा हम बात करें मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक निष्कर्ष की, तो आप देखिए पत्थर की मूर्तियाँ हैं, आप देखिए सारनाथ में हो गया, चाहे कुछ भी, जैसे अशोक स्तंभ हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो जो बहुत ही अनूठी मौर्य कला है। आप देखिए पत्थर के ऊपर लिखना, इतना साफ साफ लिखना, ये भी अनूठी कला है। अशोक स्तंभ बनाना, बड़े बड़े पिलर बनाना, बड़े बड़े स्तंभ बनाना, तो ये भी अनूठी कला है। कुछ विद्वानों का ये मानना था कि अशोक शिलालेख पर मौजूद संदेश अधिकांश शासनों की तुलना में पूरी तरह से अलग थे, जो अशोक के शक्तिशाली और मेहनती होने का प्रतीक थे, तथा अन्य शासक जिन्हें उत्कृष्ट खिताब अंगीकृत थे, अशोक उनकी तुलना में अधिक विनम्र थे। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो अशोक की शिलालेख हैं उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अन्य जो शासक हुए हैं इतिहास में उसकी तुलना में पूरी तरह से अलग थे। यानी कि जब राजा अशोक के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ हम पढ़ते हैं, अगर हम बाकियों से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो हमें ये प्रतीत होता है कि राजा जो अशोक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और बहुत मेहनती थे। शक्तिशाली होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है कि देखिए उन्होंने पूरा भारत एकजुट किया हुआ था, इतने बड़े राज्य पर कब्जा किया हुआ था। मेहनती होने का ये प्रतीक है कि उन्होंने जो दीवारें हैं गुफाओं की, चाहे वो गुफा है चाहे वो स्तंभ, उसके ऊपर लिखवाया हुआ था, तो इसकी वजह से उनके मेहनती होने का प्रतीक भी है। साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया कि जिससे उन्हें मेहनती उनका प्रतीक मिलता है। और अन्य शासक जिन्हें देखिए कि काफ़ी खिताब मिले गए हैं, उनसे जो उनकी तुलना करें तो राजा जो अशोक थे वो अधिक विनम्र थे। तो यह आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि देश के नेता उसे, यानी कि अशोक, एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में याद रख करते थे। अगर हम बात करें कि राजा अशोक के बारे में कि वो कैसे थे, तो हमें एक वो, तो नेक्स्ट देखिए धम्मा महामात्रा, यानी कि धर्म महामात्रा भी कहते हैं, जिसे वो धम्म से संबंधित थे। धम्म देखिए धर्म नहीं है, धम्म क्या है, जो अशोक कहते थे कि आप बौद्ध धर्म को फॉलो करिए, ना कि बौद्ध धर्म को अपनाइए। अशोक ने कभी नहीं कहा था बौद्ध धर्म को अपनाइए, वो कहते थे इसे फॉलो करिए। अंत महामात्रा, यानी कि सीमा क्षेत्र, जो सीमा क्षेत्र के पास थे। इति झांक महामात्र, ये स्त्री और हरम से संबंधित थे। सब धका महामात्रा, ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और द्रोण मापक महामात्र, ये सर्वेक्षण से सर्वे करने वाले थे, ये इनके जो सर्वेक्षण करते सर्वे करते थे। और रूप दर्शक, जिसे सिक्का यानी कि मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जो चीज़ें हैं हमने ये जो पढ़ी हैं, ये हमें सारी ही अशोक के शिलालेख से मिलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि
27 इनके 27 तरह के उनके अधिकारी थे, तो हमने 14 किए हैं, तो बाकी 13 तरह के और अधिकारी। ये मेन है, एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिए। तो लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।